नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए साथियों, आज अपन बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। ठीक है साथियों, ये अपनी सीरीज चल रही है। अनुच्छेद 14 की हमने बात कर ली, अनुच्छेद 15 की हमने बात कर ली, आज अपन बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। देखिए साथियों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राजस्थान एकेडमी के नाम से है। और हमारे ये जितने भी वीडियो आ रहे हैं, आप प्लीज़ इनको लाइक कीजिए। साथियों, आप इनको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपके लिए जो कोई भी अपडेट आने वाला है वो मिस ना हो। और हम इसमें हर वैकेंसी के लिए हर महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कीजिए। ठीक है साथियों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। साथियों, आज अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 16। देखो, अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 का उद्देश्य सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना है। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 16 सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करने की बात करता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, देखो कैसे क्या बात करता है कि कैसे समान अवसर हो सभी के लिए। यदि राजस्थान सरकार 100 पटवारियों की भर्ती निकालती है तो सभी पात्र भारतीय नागरिकों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा। सरकार केवल इस आधार पर किसी योग्य व्यक्ति के आवेदन करने से नहीं रोक सकती क्योंकि वह विशेष धर्म और जाति से सभी को समान अवसर मिलेगा। ठीक है साथियों, वो सरकार ऐसे नहीं रोक सकती, ये किसी विशेष जाति धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सबको समान अवसर मिलेंगे। इसके बाद में बात करते हैं अपन अनुच्छेद 16(1) का अवसर की समानता। इसमें देखते हैं ये क्या कहता है। इस उपबंध का अर्थ यह नहीं है कि सभी लोगों को नौकरी मिलेगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सभी योग्य व्यक्तियों को समान अवसर मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी व्यक्तियों को नौकरी मिलेगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सभी योग्य व्यक्तियों को समान अवसर मिलेगा। अब देखो, उदाहरण से अपन इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता बीएड रखी गई है। बीएड वाले सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास बीएड नहीं है वह उन्हें आवेदन का अधिकार नहीं होगा। यही अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि योग्यता के आधार पर चयन करना उचित है। ठीक है साथियों, समझ गए आप। इसके बाद में अपन देखते हैं 16(2) भेदभाव का निषेध। राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता: धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, निवास के आधार पर, इनमें से किसी एक आधार पर, इनके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है व्यक्ति के साथ। अब है उदाहरण फर्स्ट। यदि सरकार कहे केवल एक विशेष धर्म के लोग पुलिस में भर्ती का आवेदन कर सकते हैं, तो यह अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन होगा। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण नंबर 2 के माध्यम से। यदि किसी योग्य महिला को केवल महिला होने के कारण सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाता है, तो यह भी अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें अपन थोड़ा सा फ़र्क देख लेते हैं। ये अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में अंतर क्या है। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 सामाजिक भेदभाव का निषेध करता है अनुच्छेद 15। और 16 किसकी बात करता है? ये केवल सरकारी रोजगार के अवसर की समानता की बात करता है। शिक्षा सार्वजनिक स्थानों पर लागू होता है और ये केवल लोक नियोजन पर लागू होता है। ठीक है साथियों, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, सरकारी नौकरी में समान अवसर की गारंटी देता है। अब बात करते हैं अवसर की समानता का अर्थ। अवसर की समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी को नौकरी मिलेगी, इसका अर्थ है कि सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने का समान अवसर मिले। चयन योग्यता निम्न और प्रक्रिया के आधार पर हो। अब इसका अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या मसला है। यदि किसी परीक्षा में 10,000 अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो और केवल 500 पद है, तो सभी को नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है साथियों, 10,000 पद हैं और केवल 500 पद हैं। आवेदन कितने हैं? 10,000। पद कितने हैं? 500। लेकिन यदि सभी योग्य अभ्यर्थियों परीक्षा देने का अवसर मिले तो अनुच्छेद 16 का पालन माना जाएगा। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 16 में जो 3 है उसकी बात करते हैं। निवास रेजिडेंसी के आधार पर अपवाद। अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है, इसके बारे में अपन देखते हैं।
सामान्य अनुच्छेद 16(2) के अनुसार निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं हो सकता है। ये कौन बात करता है? ये बात करता है 16(3). ठीक है साथियों, लेकिन अनुच्छेद 16(3) इसमें अपवाद के रूप में कार्य करता है। यह संसद को अधिकार देता है कि कानून बनाकर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कुछ सरकारी नौकरियों के लिए निवास की शर्त निर्धारित की जा सकती है। महत्वपूर्ण यह अधिकार केवल संसद को, राज्य विधानमंडल को नहीं है। यह अधिकार केवल किसको है? संसद को है। ये कानून बनाकर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में कुछ सरकारी नौकरियों के लिए निवास की शर्त को निर्धारण कर सकती है। जैसे कि कोई केंद्र शासित प्रदेश में कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली है, तो उसमें यह फिक्स कर सकती है संसद की इस नौकरी के लिए यहीं के निवासी वैलिड है। ठीक है साथियों, इसका उद्देश्य क्या है? देखो कुछ राज्यों में, क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियों, पिछड़ने या स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ के स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अब उदाहरण क्या देखते हैं अपन क्या है। मान लीजिए किसी केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय युवाओं में रोजगार की समस्या है। ऐसी स्थिति में संसद कानून बनाकर यह प्रावधान कर सकती है कि वहाँ की कुछ नौकरियों के लिए केवल उसी क्षेत्र के स्थायी निवासी ही पात्र होंगे। यह अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसकी अनुमति अनुच्छेद 16(3) देता है। ठीक है साथियों, अब महत्वपूर्ण तथ्य बात कर लेते हैं। केवल निवास के आधार पर विशेष प्रावधान किया जा सकता है। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। संसद ही ऐसे कानून बना सकती है जो राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल अपने आप में ऐसे कानून नहीं बना सकते हैं। ठीक है साथियों, अब निवास और जन्म स्थान के आधार में क्या अंतर है ये देखते हैं। निवास, व्यक्ति वर्तमान में कहाँ रहता है और या उसका स्थायी निवास कहाँ है। ठीक है, ये होता है निवास। अनुच्छेद 16(3) के तहत संसद कानून बनाकर निवास की शर्त लगा सकती है। और जन्म स्थान, व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव अनुमति नहीं है। अब उदाहरण से अपन इसको समझते हैं। किसी व्यक्ति का जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन वह पिछले 20 वर्षों से राजस्थान में रह रहा है और वहीं का स्थायी निवासी है। यदि संसद ने राजस्थान के किसी विशेष नौकरी के लिए राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य किया है, तो वह व्यक्ति पात्र हो सकता है। लेकिन वह केवल इसीलिए कि उसका जन्म दिल्ली में हुआ है उसे नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है साथियों, दिल्ली में जन्म हुआ है, अगर राजस्थान का है तो उससे इस नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। अब अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है? पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। ठीक है साथियों, अब इसमें अपन बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार यदि राज्य की राय में कोई पिछड़ा वर्ग राज्य की सेवाओं और पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं रखता है, तो राज्य उस वर्ग पक्ष के नियुक्तियों और पदों के आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अर्थात किसी भी पिछड़े वर्ग या सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, जैसे कि ओबीसी के लिए अगर कोई आरक्षण प्राप्त नहीं है तो राज्य उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था प्राप्त कर सकता है। अब अनुच्छेद 4 का उद्देश्य क्या है इसमें देखते हैं। इसका उद्देश्य केवल समान अवसर देना नहीं है, बल्कि वास्तविकता समानता स्थापित करना है। सुविधा निर्माताओं का मानना था कि समाज में कुछ ऐसे ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से पिछड़ रहे हैं, इसलिए इन्हें सरकारी सेवाओं में आगे लाने के लिए विशेष अवसर देने की आवश्यकता है। ठीक है साथियों, आरक्षण कब दिया जा सकता है? राज्य को निम्न 2 शर्तों पर ध्यान देना होगा। वह वर्ग और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो तब आरक्षण दिया जा सकता है। उस वर्ग में सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, ये दोनों शर्तें पूरी होने पर ही राज्य आरक्षण दे सकता है। अब उदाहरण से अपन समझते हैं। देखो, मान लीजिए किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या 15% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व केवल 2% है। ऐसी स्थिति में राज्य अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत ST वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है ताकि उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सके। ठीक है साथियों, क्या आरक्षण देना अनिवार्य है? नहीं। अनुच्छेद 16(4) में राज्य की शक्ति को देता है, बाध्य नहीं है। अर्थात यदि राज्य उचित समझे तो आरक्षण दे सकता है, यदि उचित नहीं समझे तो आरक्षण देना अनिवार्य नहीं है। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद नहीं है, बल्कि उसे एक विशेष रूप है। अर्थात आरक्षण की समानता और सिद्धता का ही इच्छा है। महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय ये क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं।
अब देखो मंडल आयोग मामला, यह अनुच्छेद 16(4) से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय है। अब इस निर्णय में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद नहीं है। ठीक है, आरक्षण सामान्यतः 50% से अधिक नहीं देना चाहिए, केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। यह स्थिति के बाद 103वें संविधान संशोधन में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर बदली, क्रीमी लेयर को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं क्रीमी लेयर की। क्रीमी लेयर में क्या है, क्रीमी लेयर से आज से पिछड़े वर्ग के उन आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न लोगों से है जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए यदि किसी ओबीसी परिवार की आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है तो वह क्रीमी लेयर में आता है, तो उसके बच्चों को ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 16(4) किन पर लागू होता है? अनुच्छेद 16(4) होता है अनुसूचित जाति, एससी पर, एसटी पर और ओबीसी पर लागू होता है। अब अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 15(4) में क्या अंतर है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। देखो अनुच्छेद 15(4) किसके बारे में बात करता है? शिक्षा और अन्य विशेष प्रावधानों से संबंधित ये बात करता है, और ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित बात करता है। और इसके बाद में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एससी एसटी की सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्ग की ये बात करता है। शिक्षा में समान अवसर बढ़ाने का उद्देश्य है इसका, और इसका है सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाने का उद्देश्य है इसका। ठीक है साथियों, अभी अपन ने देखा था कि अगर जैसे मान लेते हैं एसटी की संख्या 15% है और सरकारी सेवाओं में 2% है, तो उनका 15% पर लाने का ये कार्य करेगा। और अब बात करते हैं अनुच्छेद 16(4)(1) के बारे में, पदोन्नति में आरक्षण। अनुच्छेद 16(4)(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(4)(1) के अनुसार यदि राज्य की आय में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की सेवाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य पदोन्नति के आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ठीक है साथियों, यह अनुच्छेद कब जोड़ा गया? स्वतंत्रता संविधान संशोधन 1995 द्वारा अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य एससी एसटी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के आरक्षण में संवैधानिक प्रावधान करना था। इसे जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इंदिरा शाहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत नियुक्तियां में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ठीक है साथियों, ये 1992 का है। सर्वोच्च न्यायालय में इसने कहा था कि 16(4) के अंतर्गत नियुक्तियों में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ठीक है साथियों, इसके बाद संविधान संशोधन 77वां संविधान संशोधन 1995 पारित करके अनुच्छेद 4(a) जोड़ा गया। इसका उद्देश्य क्या था? एससी एसटी के कर्मचारियों को उच्च पदों तक पहुंचाने का अवसर देना, सरकारी सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, प्रशासन में सामाजिक न्याय की स्थापित करना। उदाहरण मान लीजिए किसी विभाग में 100 अनुभवी अधिकारी हैं के पद पर हैं, इसमें एससी एसटी अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। यदि राज्य ये मानता है कि वर्ग में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह अनुच्छेद 16(4)(1) के अंतर्गत पदोन्नति में आरक्षण दे सकता है। ठीक है साथियों, क्या पदोन्नति में आरक्षण देना अनिवार्य है? नहीं, अनिवार्य नहीं है। यह भी अनुच्छेद 16(4) में एक समक्षकारी प्रावधान है, अर्थात राज्य चाहे कि पदोन्नति में आरक्षण दे सकता है, लेकिन देना अनिवार्य नहीं है। किन वर्गों पर लागू होगा? यह होगा, देखो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ध्यान दें, ओबीसी के लिए अनुच्छेद 16(4)(1) के अंतर्गत पदोन्नतियों के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। 85वां संविधान संशोधन 2001 ये प्रभावी हुआ था 2002 में। 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा अनुच्छेद 16(4)(a) में परिणामी वरिष्ठता शब्द जोड़ा गया। अब ये क्या है? परिणामी वरिष्ठता क्या है? देखो, इसमें यदि किसी एससी एसटी के आरक्षण के कारण उसे पदोन्नति मिल जाती है तो उसे उच्च पद पर वरिष्ठता का भी लाभ मिलेगा। अब उदाहरण के लिए 2 कर्मचारी हैं, क्या है? अजय सामान्य वर्ग से है और विजय एससी वर्ग से है। यदि विजय को आरक्षण के पहले पदोन्नति मिल जाती है तो 85वें संविधान संशोधन के बाद विजय को उस पद की वरिष्ठता के भी लाभ मिलेंगे। उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय, इसमें क्या है? देखो, एम नागराजन और ये यूनियन ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4)(a) में संवैधानिक वैधता को स्वीकार किया, लेकिन कहा है कि पदोन्नतियों में आरक्षण देने से पहले राज्य को कुछ शर्तों की पालना करना होगा। अब क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या पालना करना होगा? इसमें देखो, एससी एसटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए और प्रशासनिक दक्षता बनी रहनी चाहिए, राज्य के पास पर्याप्त आंकड़े होने चाहिए। ठीक है साथियों,
अब देखते हैं अनुच्छेद 16(4) और 16(4)(a) में क्या अंतर है। अब देखो 16(4) क्या कहता है, सरकारी नियुक्तियों की नियुक्ति में आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए और मूल संविधान का भाग है। और अनुच्छेद 16(4)(a) में पदोन्नति में आरक्षण केवल SC ST के लिए है। केवल SC ST के लिए कौन सा जोड़ा गया है, 16(4)(a), ये केवल SC ST के लिए जोड़ा गया है। ठीक है साथियों, ये 77वें संविधान संशोधन 1995 में जोड़ा गया है। जो मूल प्रावधान थे वो तो सभी के लिए थे, फिर एक रिपोर्ट आई उसमें लगा कि SC ST के पास इनकी जनसंख्या के कंपैरिजन में इनके उच्च पदों पर इनके लोग बहुत कम है, तो 77वें संविधान संशोधन 1995 में 16(4)(a) जोड़ दिया गया था। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में अपन देखते हैं 16(4)(b), बैकलॉग रिक्तियाँ कैरी फॉरवर्ड। ये नियम क्या है, अनुच्छेद 16(4)(b) क्या कहता है, यदि किसी वर्ष आरक्षित वर्ग SC ST OBC के लिए निर्धारित आरक्षित पद नहीं भर पाते हैं तो उन रिक्त पदों पर ये बैकलॉग वैकेंसी को अगले वर्ष के लिए सुरक्षित कैरी फॉरवर्ड रखा जा सकता है। इन पदों को उस वर्ष के लिए नई रिक्तियों से अलग माना जाएगा। ठीक है साथियों, यह अनुच्छेद कब जोड़ा गया, 81वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा अनुच्छेद 16(4)(b) जोड़ा गया था। इसे जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यदि आरक्षित पद के किसी कारणवश नहीं बढ़ते तो उन्हें आगे ले जाने कैरी फॉरवर्ड में कठिनाई होती थी और 50% आरक्षण सीमा का पर भी प्रश्न उठता था। इस समस्या को दूर करने के लिए अनुच्छेद 16(4)(b) जोड़ा गया। बैकलॉग रिक्तियाँ क्या है, बैकलॉग रिक्तियों क्या आरक्षित पद हैं जो किसी भर्ती वर्ष में आरक्षित था लेकिन योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारणों से भर नहीं पाया। ऐसे पद समाप्त नहीं होंगे बल्कि अगले भर्ती वर्ष में कैरी फॉरवर्ड में कर दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी विभाग में 100 पद निकलते हैं, इनमें से 15 पद SC के लिए आरक्षित थे लेकिन योग्य अभ्यर्थियों नहीं मिलने के कारण 10 पद ही भर पाए, 5 पद खाली रह गए, तो 5 पद बैकलॉग रिक्तियाँ कहलाएंगे। अगली भर्ती में 5 पद फिर से SC वर्ग के लिए सुरक्षित रहेंगे और नई रिक्तियों में अलग माने जाएंगे। जैसे कि शायद आप समझ गए होंगे, दोबारा से समझा देता हूँ मैं। 100 पद आए, ठीक है, 100 पद में से 15 पद आए SC के, ठीक है। अब इसमें से SC में इसमें मतलब कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले तो 10 पद ही भर पाए, 5 पद शेष बच गए। तो अब जब नेक्स्ट भर्ती होगी ना उसमें 5 पद तो ये शेष रहेंगे ही इनके। जैसे कि अगली बार इनमें 15 पद आ गए, ठीक है, और फिर 5 ये जुड़ गए तो टोटल इनके पद कितने हो गए, 20 पद हो गए। ठीक है साथियों, ये है इसमें 50% आरक्षण सीमा का प्रभाव। अनुच्छेद 16(4)(b) के अनुसार बैकलॉग रिक्तियों में वर्तमान वर्ष की रिक्तियों से अलग माना जाएगा, इसलिए इन रिक्तियों को भरते समय 50% आरक्षण की सीमा गणना में इन्हें अलग माना जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी वर्ष नई रिक्तियाँ आई 100 और बैकलॉग रिक्तियाँ थी 20, तो ये 20 बैकलॉग पद नई 100 रिक्तियों का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो ठीक है साथियों, ये 20 जैसे कि SC के 20 पद बच गए ना, तो सीधे सीधे मतलब नेक्स्ट आगामी भर्ती आएंगी। जैसे 2025 की भर्ती है उसमें से 100 पद आए थे, 100 पद में से 20 पद SC के खाली रह गए थे, तो ये 80 पद तो चले गए। अब नेक्स्ट टाइम भर्ती आएगी 100 की, तो 100 तो ये साल के तो पिछले बच गए थे ना 20, वो 120 हो जाएंगे। टोटल पद तो 120 हो जाएंगे, बट ये जो 20 पद है ना ये अलग ही रखे जाएंगे, ये रखे जाएंगे SC के लिए। ठीक है साथियों, और जो 100 में SC के लिए भर्ती आएगी ना वो अलग रहेगी, वो इन 20 में काउंट नहीं होगी। अनुच्छेद 16(4)(b) का उद्देश्य आरक्षित पद खाली न रहे, SC ST OBC वर्गों का इनका वास्तविक प्रतिनिधित्व मिले, बैकलॉग रिक्तियों को समाप्त करने की आवश्यक व्यवस्था करना, आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखना। अब 16(4)(a) और 16(4)(b) में क्या अंतर है इसके बारे में अपन देख लेते हैं। 16(4)(a) क्या कहता है, पदोन्नति आरक्षण की बात करता है। 77वें संविधान संशोधन 1995 में केवल SC और ST के लिए। अब 16(4)(b) बैकलॉग रिक्तियों को आगे ले जाने के लिए कैरी फॉरवर्ड का प्रावधान है। 81वें संविधान संशोधन 2000 में ये किया गया था। आरक्षित रिक्तियों को कैरी फॉरवर्ड से संबंधित है। अब है अनुच्छेद 16(5). 16(5) में क्या, धार्मिक संस्थाओं की नियुक्ति संबंधित अपवाद। 16(5) क्या कहता है, अनुच्छेद 16(5) के अनुसार किसी भी धार्मिक और सांप्रदायिक संस्था के ऐसे पद जो उस धर्म के प्रचार, प्रबंधन और धार्मिक कार्यों से संबंधित हो
उनके लिए शर्त रखी जाती है कि उस पद पर नियुक्ति व्यक्ति उसी धर्म और संप्रदाय का अनुयायी हो। अर्थात यह अनुच्छेद 16(1) और 16(2) का एक अपवाद है। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, थोड़ी देर पढ़िए, अपने आप सारा ये समझ में आएगा। आप साथ साथ जुड़िए हमारे साथ। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, इसका उद्देश्य है धार्मिक संस्थाओं को धार्मिक पहचान और परंपराओं की रक्षा करना। ठीक है साथियों, यदि कोई संस्था किसी विशेष धर्म की स्थापना और धार्मिक कार्यों के लिए बनी है तो वह अपने धार्मिक पदों पर उसी धर्म के व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है। अब उदाहरण के लिए अपन बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक हिंदू मंदिर के मुख्य पुजारी की नियुक्ति होनी है। मंदिर की यह शर्त रखता है कि मुख्य पुजारी केवल हिंदू धर्म का अनुयायी होगा, तो यह अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसकी अनुमति अनुच्छेद 16(5) देता है। ठीक है साथियों, उदाहरण 2, इसके 2-4 अपन उदाहरण देख लेते हैं। यदि किसी मस्जिद में इमाम की नियुक्ति की जा रही है तो मस्जिद यह शर्त रख सकता है कि इमाम मुस्लिम धर्म का अनुयायी होना चाहिए और यह पूरी तरह संवैधानिक है। ये कौन से अनुच्छेद में बात होती है? ये होती है अनुच्छेद 16(5) में ये बात हो रही है। ठीक है साथियों, अब उदाहरण 3 क्या है इसमें? देखो, यदि किसी गिरजाघर के पादरी की नियुक्ति हो रही है और चर्च यह शर्त रखता है कि वह पादरी ईसाई का अनुयायी हो, तो यह भी अनुच्छेद 16(5) के अंतर्गत वैध है। अब यहाँ पर ये जिद नहीं कर सकते, हिंदू जिद नहीं कर सकते, मुसलमान जिद नहीं कर सकते, नहीं हमें पादरी बनाओ, हम उनसे ज़्यादा काबिल है, ऐसा नहीं कर सकते आप। महत्वपूर्ण बात वह यह छूट केवल धार्मिक कार्यों से संबंधित पदों पर लागू होगी। यदि वही संस्था किसी सामान्य प्रशासनिक पद जैसे क्लर्क, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि की भर्ती कर रही हो तो केवल धर्म के आधार पर किसी को बाहर नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उस पद का धार्मिक कार्यों से सीधा संबंध नहीं हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी मंदिर में अकाउंटेंट भर्ती हो रही है और उस कार्य का धार्मिक अनुष्ठानों से कोई संबंध नहीं है तो केवल धर्म के आधार पर किसी योग्य व्यक्ति को बाहर करना उचित नहीं माना जाएगा। अब अनुच्छेद 15(5) के उद्देश्य क्या है? धार्मिक संस्थानों को स्वतंत्रता बनाए रखना, धार्मिक परंपराओं की रक्षा करना और धार्मिक पदों को उसी धर्म के अनुयायियों के नियुक्तियों को सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 25 व 26 प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावी बनाता है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 16(2) और अनुच्छेद 16(5) में क्या अंतर है। अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है? देखो, धर्म के आधार पर भेदभाव निषेधित है। और अनुच्छेद 16(5) क्या कहता है? धार्मिक संस्थाओं को धार्मिक पदों पर धर्म के आधार पर नियुक्तियों की अनुमति है। ठीक है साथियों, और केवल धार्मिक संस्थाओं पर धार्मिक पदों पर लागू है, सामान्य सरकारी नौकरी पर लागू है, समान अवसर की सिद्धदाता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा। अब बात करते हैं अपन 16(6) की। 16(6) क्या? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षित है। 16(6) क्या कहता है? यह अनुच्छेद 16(6) के अनुसार राज्य एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के नागरिकों के लिए सरकारी नौकरी में नियुक्ति के संबंधित आरक्षण का प्रावधान करता है। यह प्रावधान उन नागरिकों के लिए है जो SC, ST, OBC का आरक्षण लाभ नहीं लेते हैं और सरकार द्वारा निर्धारित EWS की पात्रता पूरी करते हैं। यह अनुच्छेद कब जोड़ा गया था? ये देखो, अनुच्छेद 16(6) कब जोड़ा गया था? 16(6) जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16(5) भी जोड़ा गया था। इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16(6) भी जोड़ा गया था। 15(6) भी इसी में जोड़ा गया था और 16(6) भी इसी में जोड़ा गया था। कौन से में जोड़ा गया था? 103वां संविधान संशोधन 2019 में जो हुआ था, इसमें 15(5) भी जोड़ा गया था, 15(6) भी जोड़ा गया था और 16(6) भी जोड़ा गया था। ये दोनों कौन से कब जोड़े गए थे? 103वां संविधान संशोधन 2019 में ये जोड़ा गया था। अनुच्छेद 16(6) का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग EWS को सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान करना। पहले आरक्षण मुख्यतः सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता था। 103वें संविधान संशोधन के बाद पहली बार आर्थिक आधार पर भी आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया गया। कितने प्रतिशत आरक्षण कितना दिया जा सकता है? अनुच्छेद 16(6) के अनुसार EWS वर्ग की अधिकतम 10% आरक्षण दिया जा सकता है। यह आरक्षण SC, ST, OBC आरक्षण से अलग होता है। ठीक है साथियों, ये जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए ये आरक्षण है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी विभाग में 100 पद है। SC, ST, OBC के लिए पहले आरक्षण लागू है। अब सरकार EWS वर्ग के लिए 10% आरक्षण कर सकती है। यदि कोई सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर है और EWS की पात्रता पूरी करता है तो वह इन 10% आरक्षण पदों पर आवेदन कर सकता है। कौन EWS का आरक्षण लाभ नहीं ले सकता है?
अनुसूचित जाति SC ST और OBC के लोग EWS का लाभ नहीं ले सकते क्योंकि इन्हें पहले ही अन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त है। अनुच्छेद 16(6) का महत्व क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरी में अवसर प्रदान करना, आर्थिक आधार पर आरक्षण को संवैधानिक मान्यता देना, समान अवसर की अवधारणा और व्यापक बनाना। अब इसमें देखो महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ये यूनियन ऑफ इंडिया 2022 में 103वें संविधान संशोधन तथा EWS के 10% आरक्षण को संवैधानिक और वैध माना है। अनुच्छेद 16(4) और 16(6) में क्या अंतर है ये अपन देख लेते हैं। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है, मूल संविधान का ये भाग है। SC ST OBC आदि के ये संदर्भ में है। और अनुच्छेद 16 क्या है? ये ओनली आर्थिक रूप से EWS के लिए है और 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया है। ये केवल EWS SC ST OBC इसमें शामिल नहीं है। 16(4) तो सब किन किन के लिए है ये आप थोड़ी सी बात ध्यान रखना। 16(4) है SC ST और OBC के लिए, ठीक है साथियों। और 16(6) किसके लिए है? ये है SC ST और OBC के लिए नहीं है, ये ओनली EWS के लिए है, ठीक है साथियों। ये 103 संविधान संशोधन करके इसमें जोड़ा गया 2019 में और ये था मूल संविधान का ये भाग था। क्षेत्र अलग अलग है। अब अपन बात कर लेते हैं जो 15(6) और जो 16(6) अनुच्छेद है, इन दोनों को थोड़ा सा अपन डिटेल से देख लेते हैं। ये किसी को थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा अपन डिटेल से देख लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये शिक्षा और अन्य विशेष प्रावधानों से संबंधित। अपन आप बात कर रहे हैं 15(6) की, और अर्थात EWS वर्ग के लिए है। ये शिक्षण संस्थाओं, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु आरक्षण है। ये साथियों देखो, शिक्षा संस्थाओं, कॉलेज में प्रवेश हेतु आरक्षण है, ना कि ये भर्तियों में आरक्षण है। ये खाली शिक्षण संस्थाओं, कॉलेज, विद्यालयों में प्रवेश हेतु आरक्षण है, अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में EWS के लिए 10% आरक्षण है तो ये अनुच्छेद 15(6) के अंतर्गत होगा, ये बात ध्यान रखना। अनुच्छेद 16(6) यह सरकारी नौकरियों से संबंधित है, अर्थात EWS वर्ग के लिए सरकारी सेवाओं की नियुक्ति के लिए समय 10% तक आरक्षण है। उदाहरण के लिए यदि राजस्थान सरकार शिक्षक भर्ती में EWS 10% आरक्षण करती है तो अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत होगा। अगर किसी भर्तियों में अगर आरक्षण से संबंधित बात हो रही है तो वो होगी 16(6) में, और किसी कॉलेज में किसी एडमिशन पद के लिए अगर कोई आरक्षण की बात हो रही है तो वो होगी 15(6) में। अब ये बात दोनों जगह क्यों जोड़ी गई है, इसमें देख लेते हैं कि अलग अलग बात क्यों करी गई है। अब क्योंकि अनुच्छेद 15 शिक्षा और सामाजिक अवसरों से संबंधित है, ठीक है, और अनुच्छेद 16 ये सरकारी नौकरी से संबंधित है। यदि केवल अनुच्छेद 15(6) जोड़ा जाता तो EWS में कॉलेज का आरक्षण मिलता, लेकिन सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलता, ठीक है। और यदि केवल 16(6) अनुच्छेद जोड़ा जाता तो EWS में सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों पर आरक्षण नहीं मिलता। इसलिए 15(6) में भी जोड़ा गया है कॉलेज के आरक्षण से संबंधित, और 16(6) है ये सरकारी नौकरियों से संबंधित आरक्षण। इसीलिए इसी कारण 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 106 ये अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में एक साथ जोड़े गए थे, ठीक है। धन्यवाद साथियों। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर इस क्लास में किसी प्रकार की कोई कमी रही हो। नेक्स्ट क्लास जब भी अपनी होगी उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। और साथियों आप प्लीज़ पक्का कमेंट कीजिए ताकि हमें भी समझ में आए कि हम क्या जो कंटेंट आपको चाहिए वो कंटेंट हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। और कमेंट करके आप ये बताइए कि आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ये भी आप ज़रूर बताइए। और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे।